आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियल पॉलिटिक के बारे में। एक ऐसा फिलोसोफर था, पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, जिसने बेसिकली रियलिज्म की जो फिलोसफी है इंटरनेशनल रिलेशंस में उसकी बुनियाद रखी। रियलिज्म की थ्योरी जो है, जो कि कंट्रेरी टू लिबरलिज्म है, उस थ्योरी की बुनियाद रखी जाती है एक ऐसे शख्स की तरफ से जिस शख्स के आइडियाज कुछ इस तरह के थे। वो कहता था कि अगर कोई किंग किस रियासत को लीड करना चाहता है तो वो उस रियासत के लोगों को क्रश करके रखे। उसकी आइडियोलॉजी, उसके जो थॉट्स थे वो कुछ इस तरह के थे कि जो किंग है वो उसमें ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी, इस तरह की जो चीजें हैं, हम्बलनेस, काइंडनेस, ये सारी चीजें उसके अंदर होनी बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोगों को दिखाए कि मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं, मैं नेक इंसान हूं। लेकिन उस किंग को नेक होना नहीं चाहिए। वो लोगों को दिखाए कि मैं काइंड हूं, लेकिन हकीकतन उसे काइंड नहीं बल्कि क्रूअल होना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं निकोलो मैकियावेली की बुक द प्रिंस के बारे में। इस बुक को डिस्कस करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि इसमें उसने बताया कि एक जो किंग है वो अपनी रियासत को कैसे रन कर सकता है। किन प्रिंसिपल्स के साथ एक रियासत को आप रन कर सकते हो और आप अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन एंड सिक्योर कर सकते हो। इसमें उसने डिफरेंट चीजें दी, डिफरेंट आइडियाज दिए और उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप अपनी पावर को कैसे स्ट्रेंथन करते हो। सो इसके 26 चैप्टर हैं और ये बुक जो है काफी रेलेवेंट है। ट्रेडिशनली तो जाहिर है इसको रियलिज्म का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन फिर इसको क्लासिकल रियलिज्म आप कह सकते हो। लेकिन जो फाउंडिंग फादर थे रियलिज्म की थ्योरी की, उसमें से आप निकोलो मैकियावेली को जो है कंसीडर कर सकते हो कि ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ रियलिज्म। अगर इस बुक की शुरुआत हम करें तो 26 चैप्टर जैसे मैंने बताया कि इसके हैं, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कुछ जो कोटेशंस हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, जो कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जा रहे हैं सीएसएस के एग्जाम में, और वैसे भी आईआर के स्टूडेंट्स के लिए ये जो बुक है ये काफी अहम है। बुक की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि वो कहता है कि जो रियासतें हैं दो तरह की होती हैं, या तो रिपब्लिक्स होती हैं यानी कि रूल बाय द पीपल, जिस तरह की रियासतें हमें आजकल की दुनिया में दिखाई देती हैं, या फिर कहता है रियासतें वो होती हैं जो प्रिंसिपैलिटीज होती हैं यानी कि रूल बाय द प्रिंस। के कुछ ऐसी रियासतें जहां पे जो प्रिंस है वो लीड करता है, क्योंकि 1513 में किताब लिखी गई तो इसके ऊपर, प्रिंस के ऊपर जो है उसका ज्यादा फोकस था, क्योंकि जो ओल्ड सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम था वहां पे ऐसी होता था कि जो मुनार्क होता था फिर उसका बेटा जो है वो लीड किया करता था। वो कहते हैं ये जो प्रिंसिपैलिटीज होती हैं, ये प्रिंसिपैलिटीज बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक तो प्रिंसिपैलिटी ये होती है, ये जो सल्तनत होती है वो कहता है दो तरह की होती है। एक तो ये होता है कि हेरिडिटरी होती है कि आप जो है सॉर्ट ऑफ किंग बनते हो क्योंकि आपके अब्बा जान जो है वो किंग थे। दूसरा कहता प्रिंसिपैलिटीज वो होती हैं जो कि आप एक्वायर करते हो एज अ किंग, आप साथ वाली रियासत के ऊपर अटैक करते हो और फिर आप नई रियासत को एक्वायर कर लेते हो। कहता ये दो तरह की रियासतें होती हैं, एक हेरिडिटरी और एक वो जो आपने अटैक करके हासिल की रियासत। कहता जो हेरिडिटरी होती है उसके चांसेस ये होते हैं कि उसका जो प्रिंस होता है उसको मोहब्बत की जाएगी, उसको लोग जो हैं वो पसंद करेंगे, उसके खिलाफ रिवोल्ट के चांसेस कम होंगे इन कंपैरिजन टू अगर हम दूसरे सॉर्ट ऑफ किंग की बात करें जिसने एक नई रियासत के ऊपर अटैक किया और उसका जाके वो किंग बना। वहां पे चांसेस ज्यादा हैं कि उसके खिलाफ रिवोल्ट हो जाए। उसकी दो वजूहत हैं कि अगर एक नई रियासत ने आपको एज अ किंग एक्सेप्ट किया है तो इट मींस कि वो पिछला जो किंग था उससे तंग थे। इट मींस कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपसे ज्यादा होगी। दैट मींस कि देयर आर चांसेस कि वो लोग आपके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे क्योंकि आप उनकी जो सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड होप है उसके ऊपर पूरे नहीं उतर सकोगे। दूसरा ये कि वो कहते हैं कि जब आप एक नई रियासत के ऊपर अटैक करते हो, नई रियासत को कन्फिस्केट करके वहां पे किंग बन के जब आप बैठते हो तो मसला यह है कि आप वहां पे नए रूल्स इंप्लीमेंट करते हो, नए प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट करते हो, नए नॉर्म्स इंप्लीमेंट करते हो, और यहां पे लोग जो है फिर रेजिस्टेंस शो करते हैं। बेहतर यह था कि वो उनकी उस रियासत के जो नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल से आप उस रियासत को उसी नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, लॉज के मुताबिक रन करते हैं। लेकिन जैसे ही आप लॉज को, नॉर्म्स को चेंज करते हो तो चांसेस ये होते हैं कि आपके खिलाफ रिवोल्ट हो सकती है। उसके अलावा मैकियावेली ये कहते हैं कि अगर आपने किसी रियासत के ऊपर कब्जा किया है तो आपने करना क्या है कि आपने लाइटर इंजरीज नहीं देनी वहां के लोगों को, ना वहां के पॉलिटिशियंस को लाइटर इंजरीज देनी है।
आपने उनको बिल्कुल क्रश कर देना है। क्योंकि वो कहता है कि जो ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमंस को दो तरह की चीजें होती हैं ह्यूमंस के अंदर। या तो वो चाहते हैं कि सॉर्ट ऑफ एज अ मोहब्बत के थ्रू, लव के थ्रू आप उनको अपने साथ कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा यह है कि आप उनको डरा सकते हो, क्रश कर सकते हो। और मैकियावेली कहता है कि लोगों को क्रश करना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप उनको वेल ट्रीट करो, वेल मैनर्स में। और हो सकता है कि वो किसी मोमेंट आपके खिलाफ बगावत कर सकते हैं, किसी भी मोमेंट आपको धोखा दे सकते हैं, बिकॉज ये जो सेल्फिशनेस है ये ह्यूमंस की नेचर में है। सो बेहतर यह है कि आप उनको क्रश करके रखो जब आप एक नई रियासत एक्वायर करते हो। और जो कॉलोनीज थी, जाहिर कॉलोनियलिज्म का इरा उस टाइम चल रहा था, 1600 के बाद से ही शुरू हो जाता है। तो उस हवाले से भी वो यही बात करते हैं कि अगर आप किसी रियासत में कॉलोनी भी बनाना चाहते हो तो पहले तो जाके उनको डिवाइड कर दो। जैसे कि बड़े सगीर में ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, कांग्रेस, मुस्लिम लीग के एक डिवीजन जो है उन्होंने पैदा की। इसके अलावा वो कहता है कि ना सिर्फ आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वहां पे अपनाएं, बल्कि आप इतनी ज्यादा लूटिंग करें, इतनी ज्यादा रिसोर्सेज को वहां से प्लंडर करें कि वो जो सॉर्ट ऑफ वहां के जो लोग हैं वो आपके खिलाफ बगावत ना कर सकें। सो अगर आप कॉलोनी को मैनेज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। और यहां पे वो एक एनालॉजी सॉर्ट ऑफ यूज करते हैं, फीवर की एनालॉजी, बुखार की। वो कहते हैं कि बगावत जो है ना किसी भी रियासत में, वो बुखार की तरह होती है। बुखार की तरह इस वजह से होती है कि वो कहते हैं इनिशियली आप देखो, डिटेक्ट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट कि आपको बीमारी है क्या। डिजीज को डिटेक्ट करना इनिशियली कहता है डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर इनिशियल फेज में आप डिटेक्ट कर लेते हो तो देयर आर चांसेस कि अगर आपने इनिशियल फेज में डिजीज को डिटेक्ट कर लिया तो उसका क्योर हो जाएगा, उसका इलाज इनिशियल फेज में आसान होता है। इसी तरीके से जब वो डिजीज पुरानी हो जाती है तो फिर उसका इलाज जो है वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसको डिटेक्ट करना इज क्वाइट इजी, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि बीमारी है। इसी एनालॉजी को कंपेयर करते हैं वो रेवोल्यूशन के साथ। इनिशियली रेवोल्यूशन जो है इट इज क्वाइट इजी कि आप जो है उसको सॉर्ट ऑफ उसका इलाज कर सकते हो, उस रेवोल्यूशन का उसको रिजॉल्व कर सकते हो अगर कोई बगावती आपके खिलाफ बगावत कर रहा है। लेकिन मसला ये होता है इनिशियल फेज में कि रेवोल्यूशन जो हो रही है या फिर जो रेवोल्यूशनरी हैं, जो बगावती हैं, वो कौन से हैं, उनको डिटेक्ट करना ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है। आप डिटेक्ट नहीं कर पाते कि कौन से लोग बगावती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो बगावती बहुत ज्यादा मिकदार में फैल जाते हैं तब आप डिटेक्ट तो कर लेते हो, आपको पता तो चल जाता है कि ये सारे लोग बगावती हैं, लेकिन तब उसको कंट्रोल करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। सो यहां पे मैकियावेली कहते हैं कि अगर आप किसी नई रियासत के ऊपर कब्जा करते हैं और कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपने पॉलिसी कौन सी अपनानी है। पहली पॉलिसी ये होनी चाहिए कि रॉइंग देम, जब आप वहां पे उसको कैप्चर करते हो तो तबाह कर दो वहां के लोगों को, और वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको तबाह कर दो, वहां के जो सोल्जर्स हैं उनको जो है सॉर्ट ऑफ आप उनको भी वहां से निकाल दो, या फिर बेहतर तो यह है कि आप उनको मार दो, क्योंकि अगर आप निकाल दोगे तो देयर आर चांसेस कि वो दोबारा आपके खिलाफ जो है आएंगे। सो एक्सटर्मिनेट कर दें उनको, ना सिर्फ उनको एक्सटर्मिनेट कर दें बल्कि पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस की जो फैमिलीज हैं उनको भी एक्सटर्मिनेट कर दो, ताकि कोई भी चांसेस ना रहे कि कोई आपके खिलाफ बगावत कर सके। इस तरीके से इस वायलेंट वे में, क्रूअल वे में आप रियासत को अगर रन करोगे तो देयर आर चांसेस कि आप एक बेहतर तौर पे सरवाइव कर सकते हो। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा जो पॉइंट इस बुक में डिस्कस किया गया वो था नोबल्स के हवाले से। जैसे आजकल हमें कैबिनेट नजर आती है, मिनिस्ट्रीज नजर आती हैं, पहले जाहिर है ये कैबिनेट मिनिस्ट्रीज इस तरह का मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम तो नहीं था, डेमोक्रेसी तो नहीं थी, लेकिन मोनार्की थी, और वहां पे नोबल्स हुआ करते थे जो कि किंग की हेल्प किया करते थे इन डिसीजन मेकिंग। वहां पे वो बात करते हैं कि आपने नोबल्स को सेटिस्फाई नहीं करना, बिकॉज नोबल्स जो हैं वो कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपने लोगों को सेटिस्फाई करना है। नोबल्स को आप बिल्कुल ऐसे ले सकते हो जैसे कि पाकिस्तानी कल्चर या फिर किसी भी गवर्नमेंट के कल्चर में एक एलीट कल्चर होता है। जो एलीट लोग होते हैं उनको आप कह सकते हो कि वो सॉर्ट ऑफ नोबल्स होते हैं। तो यहां पे मैकियावेली कहते हैं कि आपने लोगों को सेटिस्फाई करना है, लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करना है। अगर आप अपने जो सॉर्ट ऑफ टेन्योर है उसको प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं तो बेहतर यह है कि आप लोगों को सेटिस्फाई करें, ना कि नोबल्स को सेटिस्फाई करें। एक तो ये पॉइंट जो है अहम था। तीसरा पॉइंट जो इस बुक में डिस्कस किया गया वो था लॉज एंड आर्म्स के हवाले से। वो कहते हैं कि जिस रियासत में
जो है रियासत कहते हैं दो चीजों के ऊपर जो है रन की जा सकती है, एक तो गुड लॉज और दूसरा वो कहते हैं गुड आर्म्स के ऊपर। और यहाँ पे वो कहते हैं कि जहां पे आर्म्स ज्यादा होंगे यानी कि वेपन्स होंगे, मिलिट्री होगी, अगर आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ अच्छी है, एम्यूनिशंस आपके पास अच्छे हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके पास ऐसी है जो कि दुश्मन को तबाह कर सकती है, तो वहां पे कहता लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, वहां पे गुड लॉज होंगे। लॉ एंड ऑर्डर की तो उसने बात नहीं की थी, लेकिन आप उसको मॉडर्न अगर पॉलिटिकल सिस्टम में या फिर मॉडर्न स्टेट सिस्टम में हम उसको देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ आप उसको कंपैरिजन कर सकते हो कि वो कहता है कि जहां पे मिलिट्री स्ट्रांग है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको नजर नहीं आएगी। अगर आपके इदारे इतने स्ट्रांग हैं तो वहां पे किसी भी तरह की कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज नजर नहीं आएंगी। मे बी शायद वो ये कहना चाह रहा है कि आपको टीटीपी के अटैक्स नजर नहीं आएंगे, जैसे कि पाकिस्तान की रियासत में आपको दिखाई देता है कि किस तरीके से जो मिलिटेंसी है, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो बिल्कुल डोमिनेट होते हुए नजर आ रहे हैं रियासत के ऊपर, और रियासत जो है वो किसी हद तक बुखलाहट का शिकार है उनको काउंटर करने में। सो यहाँ पे आप इस एग्जांपल को समझ सकते हैं कि एक रियासत को रन करने के लिए गुड लॉज एंड गुड आर्म्स, ये जो दो चीजें हैं वो बड़ी ही जरूरी हैं। उसके अलावा यहाँ पे वो बात करते हैं कि अगर प्रिंस, जो चौथा पॉइंट है इस बुक का, इसमें वो कहते हैं कि प्रिंस के लिए बेहतर यह है कि अगर वो ये सोच रहा है कि उसने कोई किताब पढ़नी है या अगर उसको पढ़ने का शौक है तो उसको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और वो सब्जेक्ट है वॉर का, कि वॉर कैसे जीती जा सकती है। यहां पे वो बात करते हैं जब प्रिंस इस तरह की बुक्स को पढ़ेगा, वॉर्स वाली बुक्स को पढ़ेगा, तो उसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि वो दुश्मन का जो सॉर्ट ऑफ ज्योग्राफी है दुश्मन रियासत की, टेरेन किस तरह का है, ठीक है, हिल्स, माउंटेन्स, सो वहां से उसको आइडिया हो जाएगा कि मैंने अगर कल को इनके खिलाफ लड़ाई करनी है तो मेरे पास स्ट्रैटेजीज किस तरह की हो सकती हैं, किस तरीके से मैं बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकता हूं। पहला फायदा तो ये होगा अगर आप अच्छे एविड किस्म के बुक रीडर हो और आप किंग भी हो। दूसरा फायदा किंग को ये होगा कि जब वो पढ़ेगा वॉर्स की किताबें तो उसको एक आइडिया ये हो जाएगा कि किस तरीके से जो ब्रेव किंग्स होते हैं वो कामयाबी की तरफ कैसे लेकर जाते हैं अपनी रियासत को, और अगर कामयाबी आती है तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दैट कामयाबी और सक्सेस, या फिर जो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफीट। सो आपको एक अच्छा एनालिसिस आपके पास किंग को मिल जाता है कि कॉजेज ऑफ फेलियर क्या है और कॉजेज ऑफ सक्सेस क्या है, तो वो बेहतर तौर पे अपनी रियासत को कामयाबी की तरफ लेकर जा सकता है। एक तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि वो कहते हैं कि प्रिंस शुड नो हाउ टू डू रॉन्ग, कि आपने गलत कैसे करना है। और यहां पे वो बात करते हैं कि ये जो वर्च्यू है वो नहीं, ये खूबी नहीं होनी चाहिए किंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि अगर आप सॉर्ट ऑफ बड़े ही अच्छे किस्म के लीडर हो, अच्छाई को फॉलो करने वाले लीडर हो, तो बहुत जल्द आपकी मुलाकात एक ऐसी बुराई से होगी जो आपकी रियासत को तबाह कर देगी। सो इसीलिए वो मैकियावेली कहता है कि किंग जो है उसको किस तरीके का होना चाहिए, उसको बुराई को फॉलो करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो चीजें लोगों को बुरी लग रही होती हैं, सपोज अगर आप अपनी आर्म्स वेपन्स बढ़ाते हो, ये ऑल्दो ये चीजें किसी दूसरी रियासत को बुरी लग रही हैं, दुनिया को बुरी लग रही हैं क्योंकि दुनिया में पीस नहीं आ रहा, लेकिन मैकियावेली कहते हैं कि यही जरूरत है कि आप अपने वेपन्स एंड एम्यूनिशंस के ऊपर काम करो, क्योंकि ये जो बेसिकली बुराई आपको लग रही है ये बुराई नहीं है, ये आपकी सिक्योरिटी है, और ये सिक्योरिटी आपको प्रोस्पेरिटी की तरफ लेकर जा रही है। एक ये पांचवा पॉइंट था। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है छठा पॉइंट, जिसमें वो बात करते हैं लव्ड और फेयर्ड। वो कहता है कि किंग के पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो लोग जो हैं रियासत के वो उसको पसंद करें, उससे मोहब्बत करें, या फिर उसके पास चॉइस ये है कि वहां के जो लोग हैं वो उससे डरें। सो यहाँ पे मैकियावेली कहते हैं कि इट इज मच सेफर टू बी फेयर्ड देन लव्ड। ये बेहतर है कि लोग आपसे डरें, ये बेहतर नहीं है कि लोग आपसे मोहब्बत करें, क्योंकि कहता है जब तक आप जो है सॉर्ट ऑफ अच्छे से लीड कर रहे होगे रियासत को, तब तक लोग आपके लिए अपनी जान देने के लिए, अपना खून बहाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन जैसे ही किसी तरह की एडवर्सरी आएगी, कोई मुसीबत आएगी, तो ये लोग भाग जाएंगे। सो बेहतर यह है कि आप इन्हें डरा के रखो अगर आप इनके ऊपर रूल करना चाह रहे हो, बेहतर यह है कि आप इनको रॉइन करके रखो, क्रश करके रखो अगर आप जो है रूल करना चाह रहे हो। इसके अलावा जो सातवां पॉइंट है हमारे पास इस बुक का, उसमें वो बात करते हैं लायन एंड फॉक्स की। वो कहते हैं कि प्रिंस शुड बिहेव लाइक अ फॉक्स एंड लायन। फॉक्स इस वजह से
क्योंकि बाज़-औक़ात कहता है ऐसे होता है कि सिर्फ आप लायन हो, ठीक है, आप ब्रेव हो, तो कभी भी आप जो है सॉर्ट ऑफ जो कनिंग चीजें हैं, आप किसी भी ट्रैप में फंस सकते हो, और उस ट्रैप को अवॉइड करने के लिए आपके अंदर सिर्फ शेर वाली खसूसियात नहीं होनी चाहिए, ब्रेवरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंटेलिजेंस होनी चाहिए और कनिंग होना चाहिए आपको, फॉक्स की तरह। इसीलिए वो कहता है कि लायन होना भी जरूरी है, ठीक है, और फॉक्स होना भी जरूरी है ताकि आप ट्रैप्स को समझ सको, और लायन होना इस वजह से जरूरी है ताकि आप ब्रेव डिसीजन मेकर हो। सो किंग के अंदर ये दो खूबियां जो है वो कहता है लाजमी होनी चाहिए। जो 7वां पॉइंट था इस बुक के अंदर, उसमें वो बात करते हैं कि अगर किसी भी रियासत में सॉर्ट ऑफ आप देखते हो कि आपके नेबरहुड में दो रियासतें हैं जो कि लड़ रही हैं, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो कहता कभी भी आपने न्यूट्रल नहीं रहना। बेहतर यह है, पहली जो चॉइस है आपके पास वो ये है कि अगर उनके दरमियान वॉर चल रही है तो उसमें से जो वीक पार्टी है आप उसका साथ दे दो। अगर आप उसका साथ देते हो तो बेहतर ये होगा कि जब वॉर एंड हो जाएगी तो वो जो पार्टी है जाहिर है वो आपकी कर्जदार रहेगी, वो रियासत के आपने एक एडवर्सिटी के टाइम में उसकी हेल्प की थी। लेकिन कहता है इससे भी बेहतर ये है कि आप क्या करो, आप जो कनकरर होगा या फिर जो स्ट्रांग होगा, जाहिर है वही कनकरर बनेगा ना, तो कहता है कि जो स्ट्रांग रियासत है आप उसका साथ दे दो, और वो जो वीक रियासत है जाहिर है वो हार ही जानी है, क्योंकि दूसरी रियासत वैसे भी स्ट्रांग थी। तो बेहतर यह है कि आप स्ट्रांग के साथ खड़े हो जाओ। जब आप उस स्ट्रांग रियासत के साथ खड़े हो जाओगे तो जो वीक रियासत है वो हार जाएगी। सो देयर आर चांसेस कि वो जो कनकरर है वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, वो रियासत जो जीत चुकी है वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसका साथ दिया था। एक तो ये कि आपकी रियासत सिक्योर हो गई, दूसरा ये कि आपने उसका साथ दिया था। जब वो जीत गई वो रियासत, तो हो सकता है कि आपको सॉर्ट ऑफ वो कंपनसेशन भी कर देगी। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो बेसिकली फॉर्चून के हवाले से था, और इस आइडिया के साथ मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं कर सकता। औरतों के अगेंस्ट एक बात की मैकियावेली ने, जिसको मेरे ख्याल से ग्लोरीफाई करना भी ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट डिस्कस यहाँ पे किया हुआ है तो मैं बता देता हूँ। तो वो कहता है कि जो फॉर्चून है ना उसके ऊपर आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। आपको एक एडवेंचरस किस्म का, क्रिएटिव किस्म का इंसान होना चाहिए। और यहाँ पे वो फॉर्चून को जो है कंपेयर करते हैं औरत के साथ, और वो कहते हैं कि जो फॉर्चून है वो औरत की तरह है। और यहाँ पे वो बात करते हैं कि औरत को एडवेंचरस किस्म के लोग पसंद हैं, ऐसे लोग जो एडवेंचरस हों और ऐसे लोग जो उनको मारते पीटते हों। और मैं अगेन कहूंगा कि मैं इस आइडियोलॉजी और इस आइडिया के साथ बिल्कुल अग्री नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये यहाँ पे बात की हुई है तो इस वजह से मैं सिर्फ ये बात जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो वो कहता है कि जो औरत है वो क्योंकि एडवेंचरस लोगों को जो है पसंद करती है, इसीलिए जो फॉर्चून है वो बिल्कुल औरत की तरह है। और फॉर्चून के ऊपर आपको बिलीव नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको एडवेंचरस किस्म का आदमी होना चाहिए अगर आप जो है एक्सपेंशन चाहते हो और अगर आप अपने सॉर्ट ऑफ टेन्योर को प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हो। सो ये वो किताब थी, ये वो आइडियाज थे, और फिर इसी आइडियाज में से जो रियलिज्म की फिलॉसफी है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो हमारे सामने आती है, जो कहती है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन मैटर नहीं करती, जो कहती है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मैटर नहीं करती, बल्कि आपका नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है, और उसके लिए आपको कुछ भी कर देना चाहिए। सो मैकियावेली ने भी इसी तरह के आइडियाज दिए कि नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है, मैटर नहीं करता कि कितने बच्चे मारे गए हैं, मैटर नहीं करता कि कितनी फैमिलीज उजाड़ी गई हैं, मैटर नहीं करता कि कितनी रियासतें तबाह हुई हैं, मैटर सिर्फ ये करता है कि क्या मेरी रियासत जो है वो सिक्योर है कि नहीं है। सो यहीं से फिर रियलिज्म की फिलॉसफी हमारे सामने आती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।